नमस्कार। अद्य वयं किंचित परीक्षा संदर्भे चर्चां करिष्यामः। आज हम थोड़ा सा परीक्षा को लेकर चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि आपको पाठ्यक्रम के अंत में एक परीक्षा, लिखित परीक्षा देनी होती है प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए, जिसे हम प्रायः मूल्यांकन की प्रक्रिया के अंतर्गत ले लेते हैं। भवन्तः जानन्ति प्रत्येकं सत्रस्य अन्ते प्रायः एका परीक्षा भवति, तत्पश्चात् भवन्तः प्रमाणपत्रं प्राप्नुवन्ति। इस परीक्षा पद्धति, इस परीक्षा प्रणाली का एक विशिष्ट उद्देश्य है। जो प्रश्न बनाए गए हैं उन प्रश्नों के पीछे कुछ उद्देश्य हैं, उसी पर हम चर्चा करेंगे और उनके उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए फिर कैसे आप तैयारी करें और क्यों हम इस प्रकार के प्रश्न दे रहे हैं, इस पर भी थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हमें एक बात जान लेनी चाहिए। पूर्वम एकम तथ्यम अस्माकं कृते स्पष्टं भवेत् तत्र परीक्षा केवल एक साधन है, वो केवल अंतिम सोपान या अंतिम प्रमाण नहीं है। हम तो कहा करते हैं कि मूल्यांकन की प्रक्रिया वस्तुतः कैसे पढ़ा जाए, इसका एक साधन बनकर हमारे सामने आना चाहिए। मूल्यांकनस्य प्रक्रिया मूलतः शिक्षणस्य अधिगमनस्य अर्जनस्य वा एक साधन रूपेण प्रक्रिया वर्तते। साधन रूपेण, साध्य नहीं है, साध्य रूपेण न अस्ति। अस्माभिः इदम् अवगन्तव्यम्, इदं ज्ञातव्यम्। यद्यपि आप इस पुस्तक के अंत में 12वीं जो इसका पाठ है उसमें आप देखेंगे कुछ प्रश्न पत्र दिए गए हैं, लेकिन जिस प्रकार से अब हम प्रश्न पत्र पूछ रहे हैं उसमें और इसमें अंतर होगा। आपको ध्यान देना चाहिए, यह प्रश्न पत्र अभ्यास के लिए है, अर्थात आप इनका जब समाधान करेंगे, समाधान करते हुए आप पीछे से भी पुस्तक को खोल कर देखिए, बाकी पुस्तकों का संदर्भ लीजिए, फिर उनका स्मरण कीजिए, उन्हें समझने का प्रयास कीजिए। यद्यपि इसमें उत्तर दिए गए हैं, उन उत्तरों से अपने उत्तर मिलाइए। यदि अंतर आता है तो क्यों आता है, अपनी कक्षाओं में इसकी चर्चा कराइए या किसी सिद्ध व्यक्ति के पास बैठकर पूछिए कि आखिर आपके उत्तर में कहाँ गलती है अथवा क्या वैशिष्ट्य है। दोनों पर आपका ध्यान होना चाहिए। यद्यपि पुस्तके 12 पाठे प्रश्नपत्राणि दत्तानि सन्ति, तानि प्रश्नपत्राणि मूलतः अभ्यासार्थं सन्ति, केवलं परीक्षणार्थं न सन्ति। परीक्षा तो हम उक्तवान् एकम साधनम अस्ति। अब जो प्रश्न पत्र आपके पास प्रायः आता है वो प्रायः इस प्रकार का प्रश्न पत्र आपके सामने रहता है। इनमें यदि आप प्रश्नों को देखेंगे तो भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न आपको दिखाई देंगे, और यदि हम पूरे प्रश्न पत्र का विश्लेषण करते हैं तो हमारे सामने ये बिंदु निकल कर आते हैं। एक बिंदु तो रहेगा, आखिर हमारे संपूर्ण प्रश्न पत्र के जो परीक्षणीय स्थल हैं वे क्या हैं। उसके अंतर्गत पहला बिंदु आप देख रहे हैं, प्रथमः बिंदुः तत्र वर्तते अवबोधनम। अवबोधन से अभिप्राय है समझ, हम कितना समझे हैं। प्रायः पहला प्रश्न इसी पर ही आधारित है। यदि मैं प्रश्न पढ़ता हूं तो आप देखेंगे, निम्नलिखितानि वाक्यानि अधिकृत्य प्रदत्तानां 10 प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं, वाक्य अधिक हैं, प्रश्न कम हैं। इसलिए ये दिया गया है कि हम जब सही उत्तर को ढूंढेंगे तो देखते हैं कि कौन सा वाक्य ऐसा है जिस पर प्रश्न आधारित नहीं है। ऐसा कुछ जानबूझकर दिया गया है ताकि हम कितना ध्यान से पढ़ते हैं। आप यह भी देखेंगे, प्रत्येक नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर इन्हीं वाक्यों में छिपा है। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैंने कहा कि अवबोधन है, समझ है, उसके माध्यम से वाचन कौशल का अभ्यास कराया गया है। अर्थात
आप उत्तर पाने के लिए बार बार प्रश्नों को, बार बार वाक्यों को देखिए, पढ़िए। बार बार पढ़ने से हमारे मस्तिष्क में वाक्य की संरचना बहुत दृढ़ता पूर्वक सिद्ध हो जाती है, बैठ जाती है। इसलिए बार बार जब हम पढ़ते हैं तो उतना अधिक अभ्यास हमारा होता जाता है और अभ्यास के माध्यम से ही भाषा हमारे पास आती है। अभ्यासः एव महत्वपूर्णः तत्र एक रूपेण अस्माकं कृते सोपानवत् अस्ति, यस्य द्वारा वयं भाषायां संपूर्णताम् अथवा कौशल्यं वयं प्राप्स्यामः। तो अभ्यास हमारे लिए एक महत्वपूर्ण साधन है, महत्वपूर्ण बिंदु है। तो वाचन कौशल का अभ्यास कराने के लिए दिया गया है। और इसमें एक बात और देखेंगे, जो वाक्यों का क्रम है अनिवार्य नहीं कि प्रश्नों का क्रम वही होगा। यह भी हो सकता है पहला प्रश्न ऐसे वाक्य पर आधारित हो जो अंत में दिया हुआ है। वह इसीलिए दिया है ताकि आपको संपूर्ण वाक्य पढ़ने की एक आदत बढ़े। आपका ये स्मृति आधारित प्रश्न नहीं है, अवबोधन आधारित है। एक उदाहरण लेते हैं। एक प्रश्न है यहाँ, केभ्यः मधुरम ददति माता पितरम स्मृतवती। अगर आप इसे देखेंगे तो आपके इस अनुच्छेद में प्रायः षष्ठम अथवा सप्तमम वाक्यम अस्ति, सर्वेभ्यः मधुरम ददति माता पितरम स्मृतवती। केभ्यः मधुरम दत्तवती प्रश्न पहला है, लेकिन उसका उत्तर छठे, सातवें या आठवें वाक्य में है। कारण यही है, आप ऊपर से पढ़ते हुए आइए और उत्तर को पहचानिए। इसलिए पहले प्रश्न का यहाँ मूल उद्देश्य वाचन कौशल का अभ्यास है, पठन कौशल का अभ्यास है, क्योंकि पुस्तक की हमारी एक आधारभूत सामग्री है जिसके माध्यम से हम संस्कृत को पढ़ा करते हैं। अन्य सामग्री है, इस पाठ की भूमिका में आपको बताया गया था, अन्य सामग्री का उपयोग कीजिए, लेकिन न्यूनतया तो इस पुस्तक का प्रत्येक पद, प्रत्येक वाक्य, प्रत्येक शब्द हमारे द्वारा पढ़ा जाना चाहिए, ऐसी हमारी अपेक्षा रहती है। एतादृशी अस्माकम अपेक्षा वर्तते। भवन्तः संपूर्णं पुस्तकं पठिष्यन्ति, प्रत्येकं वाक्यं, प्रत्येकं शब्दं, प्रत्येकं पदम इति। फिर हमारे पास जो दूसरा बिंदु रहता है, वाक्य रचना निर्माण क्षमता का विकास है, अर्थात आप संस्कृत लिखने में प्रवीण हो सकें। तीसरा भाग है, तृतीय सोपान है, और अब तक हमारी क्षमता का ऐसा विकास हो जाए हम वाक्यों को लिख सकें। तो भिन्न भिन्न प्रकार से कुछ प्रश्न ऐसे आएंगे जिसमें आपको स्वयं वाक्य निर्माण की प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। जैसे सप्तमः प्रश्न इस प्रश्न पत्र में दिया गया है, एकम विषयम अधिकृत्य संस्कृतेन 10 वाक्यानि लिखत। तो ये स्मृति आधारित नहीं कीजिएगा, अपितु वाक्यों का निर्माण कीजिएगा। वाक्यों के निर्माण से आपको लाभ होगा और संस्कृत लिखने में आपकी एक दक्षता उत्पन्न होगी। इसी प्रकार से 13वां प्रश्न भी, त्रयोदशः प्रश्नः अपि एतादृशः एव अस्ति, एकं विषयम् अधिकृत्य हिंदी भाषा स्पष्टीकृत। वहाँ हिंदी भाषा की वाक्य संरचना का प्रश्न है, अर्थात हमने हिंदी माध्यम से किया है तो यहाँ संस्कृत में सूक्ति दी गई है, तो हिंदी माध्यम में भी आपकी कुशलता का विकास हो और संस्कृत में, लेकिन मूल हमारा संस्कृत ही है। लेकिन इस प्रकार के दोनों वाक्य रचना से जुड़े हुए हैं, वाक्य रचना निर्माण क्षमता। इसलिए मैंने संस्कृत या हिंदी यहाँ नहीं लिखा है, संस्कृत के संदर्भ में संस्कृत ही हो, लेकिन उस प्रश्न के द्वारा भी आपका एक वाक्य रचना निर्माण की क्षमता हो। कहीं आप यह देखकर कहें कि इसमें संस्कृत में नहीं लिखना है तो कैसे किया जाए, आप यह भी कर सकते हैं प्रश्न पत्र को देखकर कि संभवतः वहाँ यह भी विकल्प हो जाएगा, संस्कृतेन अथवा हिंद्या। संस्कृत या हिंदी से आप उसकी व्याख्या कीजिए। अगर प्रश्न पत्र में ऐसा आ जाता है, इस प्रश्न पत्र में जो आपको दिखाया जा रहा है वहाँ तो हिंदी माध्यम से है क्योंकि हिंदी माध्यम का प्रश्न है, लेकिन ये विकल्प दिया जा सकता है कि आप हिंदी से लिखिए अथवा संस्कृत के द्वारा लिखिए। ऐसा विकल्प आने पर फिर आपकी वाक्य रचना निर्माण की क्षमता का विकास होगा। इसी प्रकार से 9वां प्रश्न जो है, 9वां प्रश्न
वहाँ भी एकेन वाक्येन उत्तरम ददातु, वहाँ प्रश्न का उत्तर लिखना है एक वाक्य में, वह भी वाक्य निर्माण क्षमता से जुड़ा हुआ है। अतः हमारा एक उद्देश्य वाक्य रचना निर्माण क्षमता का विकास आप में कितना हुआ है, इस बिंदु को जानना है, ताकि फिर हम उसे जानकर आगे उपाय कर सकें कैसे और उसका वर्धन किया जा सकता है, जिसे कोविद के माध्यम से भी पूरा किया जा सकता है, जो आपका चतुर्थ सोपान होगा। फिर एक हमारा बिंदु व्याकरण से जुड़ा हुआ है। व्याकरणेन संबद्धः अस्माकं एकः प्रमुखः बिंदु तत्र वर्तते। व्याकरणात्मक कार्य, उसमें भी पद परिचय के द्वारा जाना जा सकता है या संशोधन के द्वारा। जैसे यहाँ आपके प्रश्न में, द्वितीय प्रश्न में प्रश्न जो है, निम्नलिखितानां पदानां कः धातु कः वचनम का विभक्ति इति लिखत, तो ये पद परिचय है। तो हमें यह ध्यान होना चाहिए, संस्कृत में प्रायः प्रत्येक पद के पीछे कोई ना कोई एक धातु हुआ करती है। मैं सामान्य पदों की चर्चा कर रहा हूँ, अव्ययी आदि पदों की चर्चा नहीं कर रहा हूँ। सामान्य पदानां संदर्भे हम अधुना वदामि। उदाहरण लेते हैं, पृच्छन्तौ, गतवन्तः। अब ये दूसरा प्रश्न ही है, इनका आपको वचन विभक्ति आदि लिखनी है और कौन सी धातु है, तो ये पद परिचय के अंतर्गत आ जाता है। इसी प्रकार से चतुर्थ प्रश्न में भी अधोलिखितानां पदानां विभक्तिम वचनम च लिखत, वहाँ भी इसी प्रकार का है, तो वह भी पद परिचय है। क्योंकि संस्कृत में व्याकरण के बिना, चाहे वो व्यवहार के द्वारा हम दें, लेकिन उसके बिना वाक्य रचना कठिन हो जाती है। इसलिए हमें सरल रूप से यदि हम जानना चाहते हैं, तो हमें बार बार सरल रूप से कार्य करना चाहते हैं, हमें बार बार संस्कृत के वाक्यों के निर्माण के लिए व्याकरण के ग्रंथों का परिशीलन करना चाहिए अभ्यास के द्वारा। स्मरण, मैं रटना नहीं कहता हूँ, रटन में और स्मरण में भेद है। स्मरण के द्वारा, अभ्यास के द्वारा इसे एक आदत बनाई जा सकती है। व्याकरण को हम अपनी आदत बना सकते हैं उसके पुनः पुनः अभ्यास के माध्यम से। फिर इसी प्रकार से मैंने कहा संशोधन के द्वारा। आपका 12वां प्रश्न इसी प्रकार का है, दोषान समीकृत्य लिखत। अब वहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं, लगभग 5 वाक्य हैं। उन वाक्यों में कहाँ दोष है यह जानना होगा, जानकर उसका संशोधन करना होगा। वह भी व्याकरण से संबद्ध जो कार्य है, संशोधन के द्वारा इस चीज़ को जानना है। अतः हमारा यहाँ भी ध्यान होना चाहिए। फिर अनुवाद संबंधी आपकी क्षमता देखनी है, क्योंकि यह हिंदी माध्यम से है, तो हिंदी से संस्कृत और संस्कृत से हिंदी, इस प्रकार के कुछ प्रश्न यहाँ आए हुए हैं। जैसे 5वां प्रश्न है, पंचमः प्रश्नः प्रहेलिका द्वयस्य अर्थम उत्तरम च हिंदी भाषया लिखत। अथवा षष्ठः प्रश्नः एकस्य सुभाषितस्य अन्वयार्थम तात्पर्यं च हिंदी भाषया लिखत। अथवा 8मः प्रश्नः ससंदर्भम द्वयोः अर्थम हिंदी भाषया स्पष्टीकुरत। 11वां प्रश्न मुख्य रूप से इसी पर आधारित है, हिंदी भाषया अनुवदत संस्कृत वाक्यानि रचयत। तो इस प्रकार से 11वां प्रश्न तो सीधे इसी से जुड़ा है, लेकिन बीच बीच में भी आप जब संस्कृत की सूक्ति पढ़ेंगे, संस्कृत के श्लोक पढ़ेंगे, वाक्य पढ़ेंगे, उनका हिंदी में लिखेंगे, तो इसका अर्थ वही है आप संस्कृत से हिंदी कर रहे हैं, तो वह भी अनुवाद के अंतर्गत आ जाता है। यह देखना चाहते हैं कि आप शब्दों के अर्थों या भाव से परिचित हुए हैं या नहीं, आप संस्कृत के वाक्य पढ़कर उन्हें कितना समझ पा रहे हैं, इस बात को जानने के लिए। यह भी हो सकता है आपको वह भाव संस्कृत में लिखना पड़े, विकल्प दिया जा सकता है, संभावना है। अब विकल्पात्मक प्रश्न अधिक आएंगे, अर्थात ससंदर्भम द्वयोः अर्थम हिंदी भाषया, अब अर्थम के स्थान पर भाव आ सकता है, ससंदर्भम द्वयोः भावम हिंदी भाषया अथवा संस्कृतेन स्पष्टीकुरुत। तो फिर आप संस्कृत में भी लिख सकेंगे, हिंदी में भी लिख सकेंगे। लेकिन 11वां प्रश्न जो है वो बुनियादी तौर पर आपके हिंदी से संस्कृत और संस्कृत से हिंदी वाला प्रश्न है, तो इसलिए यह बिंदु भी हमारे लिए ध्यातव्य होना चाहिए। फिर आपके इस पूरी पुस्तक में एक पूरा खंड अन्वय से जुड़ा हुआ है, जिसमें लगभग 30 श्लोक आए हैं, गीता से संबद्ध वे श्लोक हैं। 30 का अन्वय कैसे करेंगे यह आपको पढ़ाया गया है।
वयम् अस्माभिः उक्तम् अस्ति कथं वयम् अन्वयं कुर्मः। 30 श्लोकाः प्रायः सन्ति एकस्मिन् खण्डे 10 पाठेषु, प्रत्येकं पाठे त्रयः सन्ति अन्वय संदर्भे। हालांकि उसमें सुभाषित भी आए हुए हैं, उनके भी अन्वय का प्रश्न उठता है, और भी कुछ श्लोक आए होंगे उनके भी अन्वय का प्रश्न उठता है, प्रहेलिकाएं हैं उनका भी अन्वय करना पड़ता है, सूक्तियां हैं उनका भी अन्वय करना पड़ता है। इसी प्रकार से भिन्न भिन्न संदर्भों में जैसे ही श्लोक आएगा, पद्य भाग होगा, अन्वय का प्रश्न उठ सकता है। वहाँ तो अन्वय होगा ही, तत्र तु अन्वयः भविष्यति एव, परंतु अन्वय संदर्भे ये 30 श्लोकाः दत्ताः सन्ति, अत्र वयं तस्मिन् संदर्भे एव वदामः, और उसमें पद विभाग का प्रश्न भी हो सकता है। जैसे आपका एक प्रश्न यहाँ है, यथा षष्ठः प्रश्नः अस्ति एकस्य सुभाषितस्य अन्वयार्थं तात्पर्यं च हिंदी भाषया लिखत। तो यहाँ अन्वय भी पूछा गया है और उसके भाव को भी पूछा गया है। इस प्रकार से अन्वय संबंधी और भी प्रश्न आपका आ सकता है, तो हमें इस दृष्टि से भी विचार करना होगा। फिर संधि, आपको यह बताया जा चुका है, यह बात बार बार सामने आई है, प्रायः संस्कृत का साहित्य पद्यमय अधिक है। पद्यमय होने के कारण छंद आता है, छंद कारणात् तत् समस्त पदानि भवन्ति, समस्त पदानि यदि भवन्ति तत् संधि अपि भवति। और अगर हम उनका विश्लेषण नहीं कर पाएंगे, विच्छेद नहीं कर पाएंगे, तो भाव को नहीं ग्रहण कर पाएंगे। आपने अपने इस पुस्तक में काव्य कथा के अंतर्गत जिन अनुच्छेदों को पढ़ा है, अथवा जिन काव्य कथाओं को पढ़ा है, उसमें अनेक संधि युक्त पद हैं। तत् अनेकानि संधि युक्तानि पदानि सन्ति, तत्र संधि विच्छेदा लिखितः वर्तते। फिर संधि संबंधी एक पूरा खंड आपके पूरी पुस्तक में आया हुआ है, यानी 10 पाठों में 10 प्रकार से आपको संधि सिखाने का प्रयास किया गया है। संधि संस्कृत का एक अभिन्न अंग है और इसलिए उस पर भी अधिकार होना अनिवार्य है। तो इसी प्रकार से ये प्रश्न वहाँ संधि की दृष्टि से आपसे पूछा जाता है। जैसे कि इसमें 10वां प्रश्न है, 10वां प्रश्न है, संधीन विभज्य नाम लिखत। वहाँ आपको नाम भी लिखना है और संधिच्छेद भी करना है। ऐसे इसका ब भाग है, संधीन योजयित्वा नामानि लिखत। आप वहाँ उनका योजन कीजिए, उन्हें मिलाइए और फिर नाम लिखिए। तो इस प्रकार से संधि प्रश्न भी आपके इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत आ जाता है। फिर हम इस पाठ्यक्रम को जब पढ़ रहे थे तो संस्कृत पढ़ने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण प्राचीन साहित्य को पढ़ना और समझना है। यह बात भी आपके सामने अनेक बार आई है कि जीवन के लिए बहुत सारी सामग्री यहाँ मिलती है, तो भाव ग्रहण कर पाए हैं कि नहीं हम, यह भी एक प्रमुख तत्व है। तो भाव ग्रहण इसी दृष्टि से आपके समक्ष आ रहा है। सुभाषितानाम सूक्तीनाम वा, वे सुभाषितों के भाव हो सकते हैं या सूक्तियों के हो सकते हैं। इसीलिए तरह से प्रहेलिका नाम पहेलियों के भी हो सकते हैं। तो आपके प्रायः इसमें इस प्रकार का प्रश्न, जैसे देखिए, एकस्य सुभाषितस्य अन्वयार्थं तात्पर्यं च हिंदी भाषया लिखत, या फिर ससंदर्भयो द्वयो अर्थम हिंदी भाषया स्पष्टीकुरत, या इसी प्रकार से प्रहेलिका द्वय से अर्थम उत्तरम च हिंदी भाषया लिखत, अथवा इसी प्रकार से तृतीय प्रश्न अस्ति हिंदी भाषया द्वयो अभिप्रायम लिखत। तो अभिप्राय भी भाव की दृष्टि से है, अतः यह प्रश्न भी आपका प्रायः जब पूछा जाता है तो हिंदी भाषा में यहाँ पूछा गया है, लेकिन मैंने एक संकेत दिया है, संभवतः वहाँ विकल्प हो सकते हैं कि आप 2 विकल्प हिंदी में अथवा संस्कृत में दीजिए। ऐसे ही साहित्य परिचय प्रश्नोत्तरों के द्वारा या टिप्पणियों के द्वारा यह आ सकता है। जैसे 13 प्रश्नः यह अस्ति एकं विषयम् अधिकृत्य हिंदी भाषया स्पष्टीकुरुत, काकतालीय न्यायः, काकतालीय न्यायः। तो वहाँ एक प्रश्नोत्तर टिप्पणी के द्वारा वह आ चुका है। ऐसे ही प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। ये प्रश्न साहित्य से संबद्ध भी हो सकते हैं, अथवा काव्य कथाओं पर भी हो सकते हैं, अथवा जो संग्राही विषय हैं उन पर भी हो सकते हैं। तो भिन्न भिन्न प्रकार से ये प्रश्न आ सकते हैं। प्रायः इस प्रकार के प्रश्न
आपके समक्ष आते हैं। सबका एक विशिष्ट उद्देश्य है। यहाँ वाचन कौशल का अभ्यास है, या वाक्य रचना निर्माण की क्षमता का प्रश्न है, या व्याकरण का ज्ञान प्रमुख है, या अनुदित करने की क्षमता है, या अन्वय और पद विभाग की क्षमता है, यहाँ संधि छेद आदि करने और संधि करने की, यहाँ भाव को स्पष्ट करने की, और यहाँ साहित्य परिचय की। इस प्रकार से हम इस प्रश्न पत्र के माध्यम से आपको इस ओर ले जाना चाहते हैं, हमारा अध्ययन कैसे करना होगा, हमें इन सभी बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। इसलिए का प्रश्न आधार है, ये प्रश्न के आधार हैं। तो हम इन सभी बिंदुओं की ओर ध्यान दें, इस प्रकार के प्रश्न पत्र को देखकर उसी प्रकार से तैयारी करें, तो परीक्षा भी सिद्ध होगी और संस्कृत जिन उद्देश्यों से हम ले रहे हैं उसकी पूर्ति भी होगी। यहीं तक हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। एतावत् पर्यन्तम् एव अद्य अहं कथयामि। धन्यवादः।